बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग हमने स्टार्ट की हुई है। इसका पार्ट 1 पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में बता चुकी हूँ। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, उसकी जो कंसेप्ट होती हैं, क्रिटिकल केयर नर्स कौन होता है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कौन कौन से ट्रेनिंग उन्होंने करनी होती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इंटेंसिव केयर यूनिट्स के बारे में पढ़ाई हुई थी कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स किसे कहते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर एडमिट किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे उनकी जो क्लोज मॉनिटरिंग होती है उससे रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकली इल क्लाइंट के बारे में कि क्रिटिकली इल क्लाइंट कौन होता है, कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम क्रिटिकली इल क्लाइंट कहते हैं और फिर उनको हम क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा हुआ है क्रिटिकली इल क्लाइंट्स आर एट रिस्क फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, मोर इल रिक्वायर्ड मोर इंटेंसिव एंड केयरफुल नर्सिंग केयर। यानी जो क्रिटिकली इल क्लाइंट होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, या तो उनको कोई एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम अभी है, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो कि उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, या फिर वो इस हालत में है कि उनकी हालत ख़राब हो सकती है और उनको कुछ वक्त बाद या कुछ मुद्दत बाद उनकी ऐसी हालत हो सकती है जो उनके लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो। मोर इल होते हैं यानी उनकी जो इलनेस की सीवियरिटी होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा सीवियर इलनेस उनको होती हैं। इसके अलावा ये कि उनको इंटेंसिव केयर चाहिए होती हैं, उनको केयरफुल केयर चाहिए होती हैं, क्लोज मॉनिटरिंग उनको चाहिए होती हैं। तो वो पेशेंट्स जो कि जिनको इंटेंसिव केयर चाहिए, जिनको केयरफुल नर्सिंग केयर चाहिए, तो वो क्रिटिकली इल क्लाइंट कहलाते हैं, जिनकी इलनेस सीवियर हो, जिनको एक्चुअल या फिर पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम हो। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स। यहाँ पे क्रिटिकल केयर के लिए पेशेंट्स को क्लासिफाई किया गया है कि क्रिटिकल केयर जो है वो कौन से पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है पेशेंट्स की, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को लेवल 0 से लेके लेवल 3 तक उनकी एक क्राइटेरिया दी हुई हैं। लेवल 0 के अंदर अगर आप देख ले तो इसमें ऐसे पेशेंट्स को रखा गया है जिनको नॉर्मल वार्ड केयर की ज़रूरत होती है, यानी उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई कंडीशन नहीं होती, बल्कि कोई छोटी सी उनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वार्ड में उनको रखा जाता है और वहाँ पे जो नॉर्मल वार्ड केयर होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे सारे पेशेंट्स लेवल 0 के अंडर क्राइटेरिया में आते हैं। इसके अलावा लेवल 1 में अगर आप लोग देख ले तो वो पेशेंट जो कि इस रिस्क पे हो कि उनकी हालत बिगड़ सकती है, डिटोरिएट हो सकती हैं और उनको क्रिटिकल केयर टीम से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को लेवल 1 के अंदर रखा गया है। लेकिन इनको भी क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर एडमिट नहीं किया जाता, इनको भी वार्ड में रखा जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर इनकी इस तरह कोई डिटोरिएशन होती है इनके हालत की, इनको कोई इस तरह कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जो क्रिटिकल केयर टीम है वो वार्ड के अंदर आके भी वहाँ पे इनको केयर प्रोवाइड करती हैं, या फिर कभी कभार इनको इंटेंसिव केयर यूनिट्स में भी एडमिट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये रिस्क पे होते हैं और अगर सही तरीके से इनको वहाँ पे वार्ड के अंदर ही अगर मैनेज की जाए तो फिर ये इस हालत में नहीं पहुँचते कि जहाँ पे इनको क्रिटिकल केयर टीम की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े और इनको इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर ले जाना पड़े। लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर जितने पेशेंट्स को रखा गया है तो वो तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर एडमिट करना मस्ट होता है। जैसे कि देख ले कि लेवल 2 के अंदर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, उनकी कोई सिंगल ऑर्गन जो है वो फेल होने वाली होती है या फेल हो चुकी होती है।
तो ऐसे पेशेंट्स को ले जाके इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर एडमिट किया जाता है और वहाँ पे उनको केयर प्रोवाइड की जाती है। ये क्रिटिकली इल क्लाइंट के अंडर कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली कोई एक तो ये कि अब अगर सर्जरी कोई छोटी मोटी सी सर्जरी हुई है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है, तो फिर वो रिकवरी रूम में ही ठीक हो जाते हैं। उनको इस तरह इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर ले जाना इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ऐसे पेशेंट्स होते हैं कुछ जिनको पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एनेस्थीसिया की वजह से उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया उनको दी गई है उसकी वजह से, या फिर कोई भी और वजह हो सकती हैं कि उनको इस तरह उनको हाइपोवोल्यूमिक शॉक अगर हो जाए, इस तरह कोई और कार्डिक इश्यूज़ उनको हो जाए, तो उस टाइम फिर उनको उस टाइम अगर उनकी हालत क्रिटिकल हो जाती हैं तो फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर उनको ले जाया जाता है, वहाँ पे एडमिट किया जाता है और फिर वहीं पे उनको फर्दर केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनकी हालत जो है उसको मैनेज की जा सके, उनको सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा लेवल 3 के अंदर अगर आप लोग देख लें तो इसमें एडवांस रिस्पायरेटरी सपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिक रिस्पायरेटरी सपोर्ट अगर चाहिए होती हैं, तो उस टाइम अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रही हैं तो उस टाइम इन पेशेंट्स को लेवल 3 के अंदर रखा गया है और ये बहुत सीवियर कंडीशन होती हैं और ये पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर होते हैं, वहाँ पे इनको एडमिट किया जाता है और वहीं पे उनको केयर प्रोवाइड की जाती हैं और क्रिटिकल केयर वहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती हैं जो क्रिटिकल केयर नर्सिस होती हैं उनके थ्रू। अब यहाँ पे हाई डिपेंडेंसी केयर का आप लोगों को बताया गया है इस स्लाइड के अंदर। हाई डिपेंडेंसी केयर उस केयर को कहते हैं कि जिसमें पेशेंट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। उनका नॉर्मली जिस तरीके से हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट हैं। मतलब ये कि हमारे किसी ऑर्गन को किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है कि उस मशीन के ज़रिए उस ऑर्गन का काम चल सके। हमारे ऑर्गन जो है वो अपने काम खुद कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रीनल HDU का जिक्र है, रीनल हाई डिपेंडेंसी यूनिट का। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्यूट या फिर क्रोनिक किडनी फेलियर हो चुकी होती हैं और वो डायलिसिस पे उनको रखा गया होता है क्योंकि उनकी किडनी ने काम छोड़ दिया है, तो वो उस मशीन पे डिपेंडेंट होते हैं कि वहाँ से उनकी किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा था पहले जब वो ठीक थे, तो वो फंक्शन अब मशीन के थ्रू होती हैं, डायलिसिस के थ्रू होती हैं। तो ऐसे एरियाज़ को कहा जाता है हाई डिपेंडेंसी केयर एरियाज़, जिसके अंदर यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में दी गई है कोरोनरी केयर यूनिट्स का दिया गया है, CCU जिन्हें हम कहते हैं। तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें इंटेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती हैं और इंटेंसिव मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जाती हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनको कोई एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसा कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट अटैक हुई है या फिर उनको सीवियर चेस्ट पेन है। CCU के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ECG मॉनिटरिंग उसमें होती है, वेंटिलेटर्स रखे हुए होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट लाइफ सेविंग डिवाइसेस रखे होते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों ने उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि एक कार्डियक ICU होती हैं। कार्डियक ICU वो अलग एक स्पेशलाइज्ड एक डिपार्टमेंट होती है जहाँ पे क्रोनिक जो हार्ट कंडीशन के साथ और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और क्रोनिक हार्ट कंडीशन के साथ जो पेशेंट होते हैं तो उनको वहाँ पे रखा जाता है, वो अलग होती हैं। लेकिन ये जो CCU कोरोनरी केयर यूनिट जिसको कहा जाता है, तो इसमें जो एक्यूट प्रॉब्लम्स होते हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसा कि एक्यूट हार्ट अटैक और सीवियर चेस्ट पेन वगैरह का मैंने जिक्र किया, तो इन पेशेंट्स को यहाँ पे CCU के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा रीनल हाई डिपेंडेंसी यूनिट हो गया, रीनल HDU जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें ऐसे पेशेंट्स जिनको किडनी फेलियर हुई है तो उनको रखा जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम ये भी एक हाई डिपेंडेंसी केयर एरिया है जहाँ पे सर्जरीज़ के बाद पेशेंट्स को रखा जाता है और यही वो जगह होती है कि जहाँ से कुछ पेशेंट्स जो है, ज़्यादातर पेशेंट्स जिनकी सर्जरी होती हैं तो वो ठीक होकर चले जाते हैं इस रिकवरी रूम से, वो चले जाते हैं फिर वार्ड में शिफ्ट होते हैं, फिर वहाँ से उनको डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई उसमें गलती हुई है या फिर कोई उनको कोई ज़्यादा
प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी सर्जरी में कोई मसला हुआ, या फिर एनेस्थीसिया की वजह से से जो है वो कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इस तरह उनकी सर्जरी के बाद इस रिकवरी रूम के अंदर अगर उनकी हालत बिगड़ जाती है, वो ठीक नहीं होते हैं, तो उनको फिर यहाँ से इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर शिफ्ट किया जाता है और फिर वो क्रिटिकल पेशेंट, क्रिटिकल क्लाइंट जो है, क्रिटिकली इल क्लाइंट तस्वुर किए जाते हैं और उनको फिर वहाँ पे क्रिटिकल केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हो गए, A&E डिपार्टमेंट, जिसमें कोई एक्सीडेंट, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई एमरजेंसी हो गई, कोई फॉर एग्जांपल कोई डिज़ास्टर आ गई, वहाँ पे लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं, बम ब्लास्ट हो गई, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर हैं जिनकी वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में उनको लाया जाता है फिर, तो ये भी हाई डिपेंडेंसी केयर एरियाज़ कहलाते हैं। इसके अलावा इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो कि सबसे ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी केयर एरिया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल क्लाइंट्स जो होते हैं उनको रखा जाता है। कॉन्टिनम ऑफ केयर। अच्छा, अब कॉन्टिनम ऑफ केयर को देखते हुए आप लोगों को शायद हेल्थ कॉन्टिनम याद आ रही होगी कि जिसमें एक साइड पे हम हेल्थ को रखते थे और दूसरी साइड पे हम इलनेस को रखते थे, और फिर हम कहते थे कि वेल बी, जैसे ही हम हेल्थ के साइड पे आगे हम प्रोग्रेस करते जाते थे तो वेल बीइंग तक पहुंच जाते थे, और इलनेस की तरफ अगर हम प्रोग्रेस करते थे तो फिर डेथ तक पहुंच जाते थे। इसी तरह यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर केयर के लिए एक कॉन्टिनम रखी गई है जिसमें जो उसका लोवेस्ट जनरल एरिया है, जिसमें नॉर्मली कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ वाले पेशेंट को रखा जाता है, उससे लेके फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स उसकी एक ऐसी स्टेज है, लास्ट स्टेज आप कह सकते हैं, कि जिसमें क्रिटिकली इल क्लाइंट्स को रखा जाता है। देखिए लिखा है जनरल वार्ड, जिसके अंदर ऐसे पेशेंट जिनको छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको रखा जाता है। उसके बाद हाई डिपेंडेंसी एरियाज़ आती हैं जिसमें CCU हो गया, कोरोनरी केयर यूनिट, या फिर रीनल HDU हो गया, या फिर रिकवरी रूम हो गया, तो ये हाई डिपेंडेंसी एरियाज़ में आते हैं। इसके अलावा लास्ट में जाके इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं जिनमें क्रिटिकली इल पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा उनको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, या तो एक्चुअली या फिर वो पोटेंशियली उनको होती हैं, तो उनको फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको क्रिटिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। इंटेंसिव केयर यूनिट एरिया वेयर द क्रिटिकली इल क्लाइंट आर केयर्ड फॉर, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट वो एरिया होती है जहाँ पे क्रिटिकली इल क्लाइंट जो है उनको केयर प्रोवाइड की जाती हैं, फिल्ड विद स्ट्रेस। ICU लफ्ज़ सुन के ही उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग होती हैं, क्योंकि ICU के नेम से ही उनको बहुत ज़्यादा खौफ आ रही होती है कि ये एक इमरजेंसी वाली जगह है जहाँ पे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, और जब वहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको लॉस ऑफ प्राइवेसी का डर होता है। आर्टिफिशियल लाइटनिंग 24 आवर्स वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटनिंग 24 आवर्स वो कंटिन्यू होती हैं, तो उस वजह से उनकी नींद ख़राब होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा कांस्टेंट नॉइस होती है वहाँ पे, डिफरेंट मशीनों की वहाँ पे नॉइस, तो उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होती हैं। उनको फ़िज़िकल पेन होती है, फ़िज़िकल पेन यानी किसी भी मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से या फिर बर्न वगैरह अगर हुआ है तो उस वजह से उनको फ़िज़िकली पेन फील होती है। इसके अलावा भी जब उनको डिफरेंट चीज़ों की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है तो स्ट्रेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनको डिस्कम्फर्ट भी होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर। प्रिंसिपल्स क्या है क्रिटिकल केयर के? कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप लोगों ने फॉलो करने होंगे, जिनको आप लोगों ने मेंटेन करने होंगे क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते वक्त? तो लिखा है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट। कंटिन्यूसली आप मॉनिटर करेंगे और ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस। आप जो भी थेरेपीज़ करते हो, इंटरवेंशंस करते हो, तो वो हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग थेरेपीज़, स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस आप लोगों ने करने होते हैं। एक्सपर्ट सर्विलेंस एंड एफिशिएंसी। आप लोगों ने इफ़िशेंसी के साथ काम करना होता है, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली काम करना होता है। इसके अलावा एक्सपर्ट सर्विलेंस आप लोगों ने करनी होती है। तो यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर इसके कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो एक्सपर्ट सर्विलेंस जो है वो टिपिकली उसको कहा जाता है कि जहाँ पे आप लोगों ने एडवांस मॉनिटरिंग करनी होती है, आप लोगों ने कंटिन्यूसली जो पेशेंट के वाइटल साइंस वगैरह हैं उनको आप लोगों ने
चेक करनी होती हैं, जिसमें हार्ट रेट आप चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन और इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ें जो पैरामीटर्स जो ज़रूरी होती हैं चेक करने के लिए, जिससे पता चलता है कि पेशेंट की हालत जो है उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से वो हो रही है, या फिर कहीं वो डिटोरिएशन तो नहीं हो रही है। तो उसको कहा जाता है एक्सपर्ट सर्विलेंस। तो एक्सपर्ट सर्विलेंस आप लोगों ने करनी है और इफ़िशिएंटली काम करना है। इसके अलावा अलर्ट टू अर्ली मैनिफेस्टेशंस ऑफ अदर ऑर्गन फेलियर, आपने अलर्ट रहना है कि ऐसा ना हो कि इस पेशेंट का कोई दूसरा ऑर्गन जो है वो फेल हो जाए। तो इसके लिए जो मैनिफेस्टेशंस वगैरह है, जो इसके सिम्टम्स वगैरह होंगे, तो वो आपने डिटेक्ट करने हैं। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा अलर्टली आपने काम करना है। रिकॉग्निशन ऑफ पैरामीटर्स डिनोटिंग प्रोग्रेस आर डिटोरिएटिंग, अब यहाँ पे देखें कि आपने क्या करना है, आपने एक्सपर्ट सर्विलेंस करनी है। एक्सपर्ट सर्विलेंस के अंदर ही आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी आप लोग ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, वाइटल साइंस हैं, तो उनको देख के आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट की हालत प्रोग्रेस हो रही है या फिर डिटोरिएट हो रही है। और अगर डिटोरिएट हो रही है, ख़राबी की तरफ जा रही है, तो कितनी तेज़ी से जा रही है, कौन सा मसला हुआ है, किस चीज़ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप लोग फिर उसको डिटेक्ट करते हैं और आगे फिर उसके लिए आप मैनेजमेंट करते हैं। गोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर, तो ये प्रिंसिपल्स थे, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। आप गोल्स देख ले, क्रिटिकल केयर के क्या मकसद है, आप लोग जो क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं तो इसका मकसद क्या है। तो लिखा है टुवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट एंड रिस्टोरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका मकसद ये होता है कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट है तो वो सर्वाइव करे, उनकी जान बच जाए और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो रिस्टोर हो। रिस्टोरिंग ऑप्टिमल फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल। यहाँ पे क्रिटिकल केयर जब आप प्रोवाइड करते हैं तो क्रिटिकल केयर इंडिविजुअलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड और कम्प्रिहेंसिव केयर होती है। और कम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताई थी कि कम्प्रिहेंसिव केयर इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी, साइकोलॉजिकल भी, सोशल भी और स्पिरिचुअल भी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप जो ऑप्टिमली जितने भी एस्पेक्ट्स है उस पेशेंट के, उसके फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, तो वो सारे पोटेंशियल्स आप जितना हो सके यानी ऑप्टिमली आप उनको रिस्टोर कर सकें। इसके अलावा हेल्पिंग द फैमिलीज ऑफ क्रिटिकली इल क्लाइंट इन कोपिंग विद क्राइसिस। अब वो जो फैमिलीज़ है वो बहुत सा क्राइसिस के अंदर है, क्योंकि उनका एक मेंबर जो है वो क्रिटिकली इल हो गया है, एक ऐसे कंडीशन से वो गुजर रहा है जो कि उनके उस लाउड वन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, उसकी ज़िंदगी जा सकती है। तो वो लोग क्राइसिस में हैं। अब उस क्राइसिस के साथ वो किस तरीके से कॉप करे, ये आप क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते वक्त ये भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन फैमिलीज़ की हेल्प करे कि वो कॉप कर सके इस क्राइसिस के साथ, उनको एजुकेट करे, उनको समझाए और ये जो पेशेंट है इसके लिए सही तरीके की मैनेजमेंट करे, जितना आपसे हो सके ऑप्टिमली उसके जितने भी पोटेंशियल्स है उनको रिस्टोर करने की कोशिश करे, ताकि ये फैमिली और ये पेशेंट जो है इस क्राइसिस से निकल जाए। रोल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स, अब जो क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने वाले नर्सेस होते हैं उनके क्या रोल्स हैं। फर्स्ट वन है केयर प्रोवाइडर। एज ए केयर प्रोवाइडर वो क्या करते हैं, हेल्प द क्लाइंट टू ऑब्टेन नेसेसरी केयर एंड सपोर्टिंग द बेसिक नीड्स। वो क्लाइंट की मदद करते हैं ताकि उनकी जो नेसेसरी केयर है वो पूरी हो सके, यानी नेसेसरी केयर उनको प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने में उनको सपोर्ट करते हैं। कंप्रिहेंसिव डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट एंड फैमिली, उस क्रिटिकली इल क्लाइंट और उसके फैमिली को डायरेक्ट और कंप्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं, यानी उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं तो उनको कंसीडर करते हुए केयर प्रोवाइड करते हैं। एज एजुकेटर बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स एंड सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के नीड्स के बेस पे और उसके कंडीशन के सीवियरिटी के बेस पे उस पेशेंट को भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं और फैमिली को भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। एज ए मैनेजर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट द केयर प्रोवाइडेड बाय वेरियस हेल्थ केयर, डिफरेंट हेल्थ केयर
से यहाँ पे केयर प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी होती हैं, तो डिफरेंट हेल्थ केयर, वेरियस हेल्थ केयर से केयर आ रही होती हैं। तो उस केयर को कोऑर्डिनेट करना और इसको मैनेज करना, ये एज ए मैनेजर एक क्रिटिकल केयर नर्स का काम होता है। एज ए एडवोकेट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट्स। इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर जो क्रिटिकली इल क्लाइंट होते हैं, तो उनके जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना एज ए एडवोकेट एक क्रिटिकल केयर नर्स की जिम्मेदारी होती है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में लिखा है, कांस्टेंट एंड रैपिड असेसमेंट, क्लोज मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। क्या है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, कि जिसमें कांस्टेंट और रैपिड असेसमेंट की जाती हैं, कांस्टेंटली और रैपिडली असेसमेंट की जाती हैं, क्लोज मॉनिटरिंग की जाती हैं, और उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्स होती है ट्रीटमेंट के लिए, उसको भी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड करना क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंडर कैटेगरी में आती हैं। फिर डॉक्यूमेंटिंग करना और रिपोर्टिंग करना, कुछ मसले वगैरह हो तो उनको रिपोर्ट करना। ऑब्जर्विंग मेंटल स्टेट ऑफ द फैमिली को देखना, फैमिली की मेंटल स्टेट जो है उसको ऑब्जर्व करना और उनको टाइमली एजुकेट करना, उनकी काउंसलिंग करना। मेंटेनिंग के स्पिरिचुअल एटीट्यूड, और स्पिरिचुअल एटीट्यूड जो है उसको मेंटेन करना। स्पिरिचुअल एटीट्यूड को मेंटेन करना इसमें इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो क्रिटिकली इल क्लाइंट होते हैं तो इनको जल्द से जल्द ठीक होना होता है। आप इनको केयर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी जान बचाया जा सके, इनकी जान बचाने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। तो उस टाइम अगर आप इनकी स्पिरिचुअलिटी जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उस पे आप इनको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये लोग ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि कल्चरली कन्ग्रुएंट केयर जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कल्चरली कन्ग्रुएंट केयर प्रोवाइड की गई तो वो केयर फिर इफ़ेक्टिव केयर होती है, जिससे पेशेंट ठीक भी होते हैं, वो बात भी सुनते हैं और उसका फिर असर भी होता है, और अच्छा वाला उसका असर होता है, उससे पेशेंट फिर जल्दी ठीक भी हो जाता है। अगर किसी के कल्चर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, किसी की स्पिरिचुअलिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो उस टाइम जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं तो उससे होलिस्टिकली एक पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, बल्कि उनकी हालत जो है वो मज़ीद उससे बिगड़ सकती है। तो इसीलिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंडर कैटेगरी में स्पिरिचुअल एटीट्यूड जो है उसको मेंटेन करना भी आता है। पेशेंट असेसमेंट। अब यहाँ पे पेशेंट असेसमेंट आप किस तरीके से करते हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो लिखा है मेडिकल हिस्ट्री आप लोगों को पता हो उस पेशेंट का जिसको आप एसेस कर रहे हो। तो असेसमेंट के अंदर आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, सोशल हिस्ट्री आप देखेंगे, मेडिकल इंटरवेंशंस आप देखेंगे कि कौन कौन से मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो की गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, आपको पता ये चीज़ें होना चाहिए, आपको आपको पता हो कि मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री और मेडिकल इंटरवेंशंस के बारे में। और आप देखें कि एयरवे पेटेंसी कैसी है, एयरवे जो है वो इंटैक्ट है कि नहीं, पेलर तो नहीं है, स्वीटिंग तो नहीं है। मेंटल स्टेट को आप चेक करें, कॉन्शियसनेस लेवल होती हैं उसको, पोस्चर को आप देखिए, फेशियल एक्सप्रेशंस को, जनरल कंडीशन को। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। इसके अलावा असेसमेंट के अंदर आपने फाइंड करनी होती है कि रेस्पिरेटरी केयर जो है वो कैसी प्रोवाइड की गई है, ज़रूरत तो नहीं है रेस्पिरेटरी केयर की, अगर ज़रूरत है तो वो आपने प्रोवाइड करनी है। फिर एडिक्वेसी ऑफ ऑक्सीजन, के एडिक्वेटली ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर हो रही है या नहीं, पल्स रेट कितनी है, ब्लड प्रेशर कितनी है, यूरिन आउटपुट क्या है, कॉन्शियसनेस लेवल कैसी है। इन चीज़ों के लिए आपने इनको मॉनिटर करना है। अगर इनमें कोई चेंजेस आई है तो फिर आगे उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, फिर मैनेजमेंट करते हैं। तो इसीलिए असेसमेंट के अंदर इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। ABCDE मॉडल। अब ABCDE मॉडल हमें क्या सिखाती है क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते वक्त, तो A फॉर एयरवे, यानी एयरवे पेटेंट हो, एयरवे जो है वो पेटेंट मीन्स के इंटैक्ट हो। B फॉर ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ठीक हो। फिर C फॉर सर्कुलेशन, यानी कोई पेलर, कोई हेमरेज वगैरह ना हो, यह आपने चेक करनी है। D फॉर डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी मीन्स के उसमें कॉन्शियसनेस लेवल को आप देखते हैं कि कहीं कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो अल्टर्ड तो नहीं हुई है। इसके अलावा E फॉर एक्सपोज टू एग्जामिन, आपने देखना है कि आपने मतलब कि एग्जामिनेशन जो है वो सही तरीके से आपने करनी है, कोई अनसीन हेमोरेज जो है वो तो नहीं है, कोई वूंड लीकेज तो नहीं है जो आपसे रह गई है, आपने नहीं देखा है उसको, एक्सपोज वो नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों का हमें ABCDE मॉडल जो है वो सिखाती है।
पेशेंट मॉनिटरिंग। अब पेशेंट मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में लिखा है, इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, यानी आप जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ इक्विपमेंट, यानी मॉनिटरिंग करते वक्त सिर्फ यही नहीं है कि पेशेंट को देखा जाए और उसके जो जितने भी वाइटल साइन वगैरह हमें शो हो रही हैं तो उनको देखते हुए हम अपना काम जो है आगे जारी रखें और हम चीज़ों की तरफ, इक्विपमेंट की तरफ बिल्कुल ना देखें। हमारा तवज्जो जो है वो इक्विपमेंट्स की तरफ भी होनी चाहिए। हो सकता है मशीन है, कोई ख़राबी आ सकती है, कोई गलत रीडिंग दे सकती हैं, तो इसीलिए उनके एक्यूरेसी को चेक करना है कि इक्विपमेंट जो है वो कितना एक्यूरेटली रिज़ल्ट हमें शो कर रहा है। कंपेयर विद मैनुअल रिकॉर्डिंग करनी है और उनके साथ फिर इक्विपमेंट के जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको फिर कंपेयर करके देखनी है। एसेस, रिकॉर्ड एंड एनालाइज फाइंडिंग फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली, और जो फाइंडिंग्स हैं उनको एसेस करके, रिकॉर्ड करके फिर एनालाइज करना है, तज्जिया लेना है उनका, और ये फ्रिक्वेंटली और कंटिन्यूसली करनी है। पेशेंट सेफ्टी का किस तरीके से आपने ख्याल करना है, तो लिखा है एरर्स ड्यू टू हेक्टिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। हो सकता है कि कुछ एरर्स हो सकते हैं हेक्टिक एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तो इस किस्म के एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हेक्टिक एनवायरनमेंट, जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से बंदे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट भी इसको हम कह सकते हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से एरर्स हो सकते हैं। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है कि कोई गलती ना हो। कंप्रोमाइज्ड फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस, हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो आपने करनी होती हैं तो उसमें कोई जो है आपसे गलती हुई है तो उस वजह से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है कि उसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करनी होती हैं कि ऐसा ना हो कि फिजियोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस आपने करनी होती हैं तो वो कंप्रोमाइज्ड हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीपल टेक्नोलॉजिक एंड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, केयर प्रोवाइडर से भी गलती हो सकती हैं, या फिर मल्टीपल जो टेक्नोलॉजिक और फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशंस होती हैं तो उस दौरान कोई गलती हो सकती है। टेक्नोलॉजिक इंटरवेंशंस मींस के जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, यानी मॉनिटर सपोर्ट है आईसीयूज़ के अंदर अगर देखा जाए, इसके अलावा वेंटिलेटर्स, डायलिसिस मशीन्स वगैरह या डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट, तो वो सारी चीज़ें, तो उसमें कोई गलती हो सकती है, उसमें कोई ख़राबी हो सकती है और उन ख़राबियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपसे गलती हो और गलती की वजह से पेशेंट की सेफ्टी जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल करना होता है। वर्क एट ए फास्ट पेस, और जब तेज़ी से काम किया जाता है तो तेज़ी से जो भी काम की जाती हैं तो उसमें गलती निकल सकती हैं, इसीलिए आपने इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। इमीडिएट केयर प्रोवाइड करना, तो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी होती है जब हम क्रिटिकली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें इमीडिएट केयर हमने लाजमी इमीडिएट केयर प्रोवाइड करनी होती है। कोई भी काम वहाँ पे आपने बहुत तेज़ी से करनी होती है, क्योंकि पेशेंट की जान जो है वो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो है वो निकल सकती हैं। तो इस वजह से उसकी जान को बचाने के लिए जितना हो सके उतना आपने इमीडिएटली उसको केयर प्रोवाइड करना होता है, इमीडिएट एक्शन लेनी होती है। लिखा है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो आपने एडमिनिस्टर करनी होती है। क्लाइंट के सेफ्टी को अपने मेंटेन रखनी होती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है उसको मेंटेन रखनी होती है। कार्डियक इंस्टेबिलिटी को आपने मॉनिटर करना होता है, क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि कहीं उसमें कोई इश्यूज़ आ रही है तो उसको जल्दी से रिपोर्ट करना, उसके लिए जल्दी से मैनेजमेंट करना। यूरिन आउटपुट को हावरली आपने मॉनिटर करनी है। जो एबीजीज़ है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, उसकी एनालिसिस आपने करनी है। इसके अलावा रेफरल टू क्रिटिकल केयर, फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है तो फिर क्रिटिकल केयर के लिए रेफ़र जो है वो आपने करनी है, यानी मोर इंटेंसिव केयर के लिए। अगर ये सीसीयू के अंदर या रीनल एचडीयू के अंदर जो रिकवरी रूम है वहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो उस टाइम इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर फिर उसको रिफ़र किया जाता है, फिर वहाँ पे ले जाया जाता है। डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, जिसमें हीमेटोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, जिसमें हम
CBC करते हैं, HB चेक करते हैं, WBC काउंट करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, कोगुलेशन स्टडीज़ करते हैं, ESR वगैरह। तो ये सब हेमाटोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो हम ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं, लेफ्टीज़ करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, RFTs करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल जो हम चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हम देखते हैं, प्रोटीन लेवल्स जो हम चेक करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, कार्डियक मार्कर्स हम देखते हैं जैसा कि ट्रोपोनिन हम देखते हैं, CKMB हम देखते हैं, या फिर इनके अलावा HbA1c जो हम करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो हम चेक करते हैं। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आती हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं। एक्सरे भी हम करते हैं। सब्सीक्वेंट केयर हम प्रोवाइड करते हैं। सब्सीक्वेंट केयर मीन्स कि ऑन गोइंग केयर, कि एक केयर कंटिन्यूस केयर जो है कंटिन्यूसली हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, अपराइट पोजीशन में उनको हम रखते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल हम उनकी चेक करते हैं, इंट्रावेनस हम थेरेपी करते हैं, इंट्रावेनस थेरेपी पे उनको रखते हैं, मेडिकेशन जिसमें एनाल्जेसिया और एंटीबायोटिक्स वगैरह शामिल होती हैं वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, यानी पेन किलर्स वगैरह एनाल्जेसिया के लिए। इसके अलावा उनको हम बाई माउथ जो है वो कुछ नहीं देते हैं, और उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है उसको भी हम चेक करते हैं, ओरल या फिर ट्यूब फीडिंग हम करते हैं, और फिर क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं। एथिकल इश्यूज, इथनिक एंड रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स दैट लिमिट ट्रीटमेंट ऑप्शन, कुछ ऐसे रिलीजियस इश्यूज आ सकते हैं, या फिर इथनिक कुछ ऐसे बिलीव्स, वैल्यूज़, डॉक्ट्रिन्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज़ बिलीव्स होते हैं, जो लोगों के अपने उनके कुछ उसूल वगैरह होते हैं, कुछ रिलीजियस वैल्यू बिलीव्स वगैरह या फिर इथनिक वैल्यू बिलीव्स वगैरह, तो उनकी वजह से कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो लिमिट हो सकती हैं। तो ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के अंदर, इथिक्स के अंदर, कि ऐसे मौके आते हैं, ऐसे वैल्यूज़ बिलीव्स लोग रखते हैं कि जिनकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उनके हेल्थ के ऊपर। तो इसी तरह कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो उनकी वजह से इथनिक और रिलीजियस जो वैल्यूज़ बिलीव्स होते हैं उनकी वजह से लिमिट हो जाती हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट मे लिमिट एडमिशन आर प्रोमोट प्री मेच्योर डिस्चार्ज, कुछ एलोकेशन जो होती हैं रिसोर्सेज की, डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करना, जिसकी वजह से या तो एडमिट करने में उसमें कोई लिमिटेशन आती है, या फिर प्री मेच्योर डिस्चार्ज उनकी हो जा करना पड़ता है पेशेंट्स को, यानी कि इतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं, या तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एडमिट करते वक्त उनको प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कि एक पेशेंट है उसको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, लेकिन ICU के अंदर बेड है ही नहीं, एक बेड है उस पर ऑलरेडी पेशेंट जो है वो पड़ा हुआ है, और वो बेड अभी फील्ड है, तो अभी दूसरा पेशेंट उसमें नहीं हम रख सकते। तो अभी इस रिसोर्स की एलोकेशन की वजह से वो जो पेशेंट है जिसको क्रिटिकल केयर चाहिए थी वो अब उसको नहीं मिल सकती। या फिर प्री मेच्योर डिस्चार्ज को प्रमोट करने की बात आती है तो उसका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
एक पेशेंट है आईसीयू के अंदर, उसको ट्रीटमेंट मिल रही है, अभी वो ट्रीटमेंट उसका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी हालत कुछ हद तक ठीक हो गई है। अभी उसको वो ट्रीटमेंट उस इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर ही चाहिए थी, लेकिन बाहर ऐसे पेशेंट अभी आ गए हैं कि उनको अभी अभी नीड है। अगर उनको नहीं लाया गया तो फिर उनकी जान वहीं पे चली जाएगी। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जिसकी हालत ठीक हुई है लेकिन अभी भी उसको नीड चाहिए, उसको नीड थी केयर की, तो उसको अभी निकाल के वो जो नया वाला है उसको एडमिट करना पड़ता है। तो इस वजह से उसको प्रीमेच्योर उसकी डिस्चार्ज जो है वो प्रमोट हो जाती है। इसके अलावा देख के लिखा है यूज़ ऑफ क्रिटिकल केयर बेड फॉर टर्मिनली इल क्लाइंट। अब एक ऐसा पेशेंट है जो कि टर्मिनली इल है, जिसके चांसेस जो है अपने एक डॉक्टर एक नर्सिस जब अपने एजुकेशन के मुताबिक देखते हैं, अपने नॉलेज के मुताबिक, तो वो ऐसा पेशेंट है जो कि टर्मिनली इल है। अब वो नहीं बच सकता, उसकी हालत इतनी नहीं है कि वो बच सके, फर्दर सर्वाइव कर सके। तो वो अब उस वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है और उस वेंटिलेटर की वजह से अभी तक वो ज़िंदा है। लेकिन अगर वहाँ से उसको निकाला गया तो उसकी जान जा सकती है, वो नहीं बच सकता। और अगर उसके लिए इस बेड को आप जो है वो बंद रखते हैं और दूसरे ऐसे पेशेंट जो कि अभी सरवाइव भी कर सकते हैं, उनको अगर वेंटिलेटर सपोर्ट मिल जाए कुछ दिनों के लिए, फिर वो सरवाइव कर सकते हैं ऐसे पेशेंट। तो अब आप क्या करेंगे? अब इस पेशेंट को अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो ये तो फिर इसकी जान चली जाएगी। तो ये एक इथिकल इशू है। अगर आप वो जो दूसरा पेशेंट है जो जिसके चांसेस है सरवाइव करने के, अगर उसको कुछ वक्त तक वेंटिलेटर मिल जाए तो वो सरवाइव कर सकता है, अब उसको अगर आप एडमिट नहीं करते हैं तो ये और एक बड़ी इथिकल इशू हो गई। तो इस तरह डिफरेंट इथिकल इश्यूज आते हैं। इसके अलावा देखिए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिससिटेशन आर लाइफ सपोर्ट मेजर्स, कि लाइफ सपोर्ट मेजर एक हो रही है, रिससिटेशन हो रही है, उसको अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो पेशेंट जो है वो उसकी जान चली जाती है। अगर आप डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं तो कुछ वक्त ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको रिससिटेट करना, फिर रिससिटेट करने से उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है लेकिन फिर भी वो बच नहीं सकते, और लेकिन उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है, फिर उस टाइम कहते हैं डीएनआर के डू नॉट टू रिससिटेट। तो इस तरह डिफरेंट इथिकल इश्यूज़ जो है वो आ सकती हैं क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते वक्त, और ये क्रिटिकल केयर में ज़्यादातर इस तरह के इथिकल इश्यूज़ आते हैं, डायलेमास बनते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक क्लिनिकल मैपिंग दी गई है। क्रिटिकली इल क्लाइंट है, इसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग करनी पड़ती है, 24 आवर्स असेसमेंट करनी पड़ती है, मेडिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं, कोलैबोरेटिवली केयर प्रोवाइड करनी होती है, और लास्ट में जाके फिर इवैल्यूएशन भी करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसके पार्ट 3 पे लेक्चर बनाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।